अच्छा, तो बेसिकली आपके सिलेबस में 3 टाइप की एडीटीज़ हैं, स्टैक्स, इसके बाद क्यूज़ हैं और उसके बाद लिंक्ड लिस्ट है। और उसके बाद है कि आप स्टैक को लिंक्ड लिस्ट के साथ ऐड करो और क्यू को लिंक्ड लिस्ट के साथ, मतलब कि इनकी कॉम्बिनेशंस हैं और उसके अलावा है इनकी रिप्रेजेंटेशन इन एरेज़। ये टोटल आपके 4-5 टॉपिक्स हैं एडीटीज़ में। एक साइड पे इन्हें लिख लेते हैं ताकि साथ-साथ ज़हन में रहे। स्टैक, क्यू, लिंक्ड लिस्ट, उसके बाद है स्टैक प्लस लिंक्ड लिस्ट, उसके बाद है क्यू प्लस लिंक्ड लिस्ट, उसके बाद इन सब की एरेज़ किस तरह बनती हैं, एरेज़ प्लस वेरिएबल्स किस तरह बनते हैं। ये आपके साथ टोटल टॉपिक्स हैं आज आज के दिन में कवर करने। नहीं, सूडो कोड में इनका सिर्फ नोड्स बनाने आते हैं, वो भी हम सीख लेंगे। सूडो कोड का जो पार्ट है ना, वो सिर्फ ये, बाकी सारा थ्योरेटिकल पार्ट है और बस गेम्स वाला पार्ट समझ लो। सूडो कोड सिर्फ यहाँ पे आता है और वो भी बिल्कुल बेसिक से सूडो कोड, एक रिकॉर्ड आपको बनाना चाहिए और वेरिएबल्स बनाने आने चाहिए। पुश पॉप प्रोसीजर का सूडो कोड आपके होता है P3 में, यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे बस आपको पुश पॉप सीखना होता है कि काम कैसे कर रहा होता है और बेसिकली कर क्या रहा होता है। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं स्टैक से। स्टैक बेसिकली काम कर रहा होता है फीलो पे, विच इज़ फर्स्ट इन लास्ट आउट। फर्स्ट इन लास्ट आउट का मतलब क्या है? जो चीज़ सबसे पहले आएगी वो सबसे एंड में जाएगी। अब आप देख लो। हाँ, पॉइंटर्स मेरा मेन पॉइंटर्स पे ही है फोकस। ये बस थोड़ा कह लो कि बैकग्राउंड नॉलेज दे के मेन फोकस मेरा पॉइंटर्स पे होगा। मुझे पता है क्योंकि मैं भी ज़्यादा उसी में कंफ्यूज रहता था। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे वाले एग्जाम में आया नहीं था एडीटीज। अच्छा, तो खैर, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लिखो 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 लिखो। एक सेकंड यार, फर्स्ट इन, हाँ हाँ लिखो ही। मैं फिलो क्यों लिखा है यार जल्दी में? सॉरी 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 सॉरी, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन लास्ट आउट, बात वैसे सेम ही है। अच्छा, अब यहाँ पे बेसिकली होता है क्या है, आपको वर्ड इटसेल्फ समझा रहा है। अगर आपको, फॉर एग्जांपल बुक्स से समझ लेते हैं, अगर आप बुक्स को स्टैक कर रहे हो, स्टैक करने का क्या मतलब होता है? एक के ऊपर दूसरे को रखना। आप नीचे से स्टार्ट करते हो, नीचे एक बुक रखते हो, उसके ऊपर लेट से आपने एक और बुक रख दी, उसके ऊपर आपने एक और बुक रख दी, उसके ऊपर आपने एक और बुक रख दी। ठीक है, अब आप अगर देखो कि आपका टॉप ऑफ स्टैक कहाँ है, आपका टॉप ऑफ स्टैक यहाँ पे। अगर आपने बुक्स को रिमूव करना है और आप इंसानों की तरह बुक्स को रिमूव करो, तो आप सबसे पहले इस बुक को उठाओगे, उसके बाद आप इस बुक को उठाओगे, उसके बाद इस बुक को, इसके बाद इस बुक को। मतलब कि जो बुक आपने लास्ट में रखी थी उसे आप सबसे पहले उठाओगे और जो बुक आपने सबसे पहले रखी थी उसे आप लास्ट में उठाओगे। एग्जैक्टली, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो चीज़ लास्ट में ऊपर आएगी, स्टैक के ऊपर आती है हमेशा चीज़, स्टैक के नीचे सेंटर नहीं होती। हमेशा चीज़ स्टैक के ऊपर सेंटर होती है, मेमोरी में भी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा भी। मेमोरी एड्रेसेस के टर्म्स में भी, पहले सिंपल टर्म्स में सीख लो कि जो चीज़ टॉप पे आएगी ना और एंड में आएगी, ऊपर वाली चीज़ वो पहले रिमूव होगी, और जो चीज़ ऐड होगी वो टॉप पे ही ऐड होगी। टॉप पे एडिशन होगी, टॉप पे रिमूवल होगा। ये चीज़ याद रखना स्टैक के बारे में, कि एडिशन और रिमूवल एक ही जगह से होता है। जब एडिशन और रिमूवल एक ही जगह से होना होता है ना, तो आपको ज़्यादा पॉइंटर्स की ज़रूरत नहीं होती। यू नीड ओनली वन पॉइंटर जिसका नाम है टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर। हाँ, ये पैनकेक वाली मुझे याद है, हमने भी पढ़ा था उसी में। तो अब देख लो कि आपको सिर्फ एक पॉइंटर क्यों चाहिए, क्योंकि आपका पॉइंट ऑफ रिमूवल और पॉइंट ऑफ एंट्री सेम है। ये थोड़ा सा मैं मुश्किल ज़बान इस्तेमाल कर ली, अगर सेम जगह से आप उसे रिमूव भी कर रहे हो और अगर ऐड कर रहे हो तो आप इसे इधर ही ऐड कर रहे हो। ठीक है ना? तो आपको एक ही जगह आइडेंटिफाई करनी है। पॉइंटर्स का बेसिकली काम क्या होता है? पहले पॉइंटर्स का फंक्शन देख लो। पॉइंटर्स का फंक्शन होता है कि कहीं पे आपने कोई चीज़ ऐड करनी हो या रिमूव करनी हो तो आपको याद रहे कि आपको कहाँ पे ऐड करनी है। उस चीज़ को याद करने के लिए ना आप पॉइंटर्स बनाते हो, ताकि आपको याद रहे कि यार मैंने यहाँ पे ऐड करनी है, इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर्स। पराठा यार, जो मर्ज़ी, बुक्स सही है यार, इस बुक्स पे ही रहो। पैनकेक, पराठे, जो मर्ज़ी। हाँ, चलो पैनकेक भी एक ही बात है। तो देखो, जो मेन आपका मकसद है ना पॉइंटर को समझने का, मेन आपका फोकस यहाँ पे होना चाहिए। वो चलो लास्ट एंड फर्स्ट आउट तो समझ आ जाता है। पॉइंटर एक क्यों है? पॉइंटर एक होने की वजह ये है कि आप
यहाँ पे स्टैक जब इन चीज़ों को करते हो ऊपर नीचे, अगर आपने रिमूव करना है आप यहीं से रिमूव करोगे, अगर आपने कुछ ऐड करना है तो आप इसी के ऊपर ऐड करोगे। मतलब कि पॉइंट ऑफ एंट्री और पॉइंट ऑफ रिमूवल सेम है, इसलिए आपके पास स्टैक का एक ही पॉइंटर होता है। हाँ हाँ, बस भाई कितनी एग्जांपल्स दोगे। ठीक है, तो पॉइंटर आपका एक ही होता है, विच इज कॉल्ड टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर। टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर पे ही आप पुश भी करते हो, टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर पे ही आप पॉप भी करते हो। यहाँ तक समझ आ गई? तो अभी इसे इन टर्म्स ऑफ मेमोरी पहले देख लेते हैं, पुश पॉप सीखने से पहले। ये आपकी लेट से मेमोरी है, यहाँ मेमोरी एड्रेसेस हैं 200, 201, 202, 203, 204, 205। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने पहली वैल्यू रखी है ना 255 और इसके ऊपर आप स्टैक बना रहे हो, वो स्टैक नीचे कभी भी नहीं बनेगा, स्टैक हमेशा ऊपर बनेगा। 255 के बाद उससे ऊपर वाली वैल्यू आएगी जो भी है, उससे ऊपर वाली वैल्यू, उसके ऊपर जो भी आपने वैल्यू स्टैक करनी है। तो ये स्टैक ऊपर की तरफ होती है, वैल्यूज नीचे की तरफ कभी भी नहीं होती। ये बात याद रखना, स्टैक का मतलब ही ये है कि वो वैल्यूज एक सबसे पहले वाली नीचे होगी, फिर उसके ऊपर ऊपर वैल्यू स्टैक होती जाएंगी। और आपका पॉइंटर कैसे जा रहा होगा? यहाँ पे आपका पॉइंटर बना हुआ है, टॉप ऑफ स्टैक, TOS लिख लेता हूँ इसे। सबसे पहले नीचे होगा जब पहली वैल्यू होगी। अब अगर मैं कोई और वैल्यू पुश करता हूँ, पुश, पुश का क्या मतलब है? पुश का मतलब है कि टॉप ऑफ स्टैक को पुश के मतलब का पुश का चलो मतलब देख लो। पुश का मतलब है कि पॉइंटर को सबसे पहले डिक्रीमेंट करो, मतलब उसकी वैल्यू कम करो, उसके बाद जो भी वैल्यू गिवन है वो उधर डाल दो, उस मेमोरी में डाल दो। ठीक है, पुश के दो स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है कि पॉइंटर को डिक्रीमेंट करो। लेट्स से अब मैं पुश करता हूँ 25। आप क्या करोगे? आप पहले पॉइंटर को डिक्रीमेंट करोगे। आपका पॉइंटर किधर है? 205 पे है ना, आपका पॉइंटर चला जाएगा 204 पे। साथ ही इसका एक वेरिएबल बना लेते हैं, क्योंकि ये इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल भी हमने सीखना है। ये है आपका टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर। इसमें वैल्यू क्या स्टोर थी पहले, ये दिखाने के लिए है, और नीचे वेरिएबल असल में समझाने के लिए कि असल में क्या हो रहा होता है। टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर, टॉप ऑफ स्टैक में क्या वैल्यू स्टोर्ड है? 205। यार पॉइंटर इंक्रीज, तब पॉइंटर इंक्रीज भी बताता हूँ, पॉइंटर डिक्रीमेंट होता है। एडिशन के वक्त पॉइंटर डिक्रीमेंट होता है, यही कॉन्सेप्ट समझना है, यही सारी गेम है। जब आपने कुछ पुश कर रहे होते हो ना, तो पुश हमेशा ऊपर की तरफ होता है, नीचे की तरफ नहीं हो रहा होता। मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा, समझ आ जाएगी। टॉप ऑफ स्टैक की आपकी करंट वैल्यू है 205, जिसमें वैल्यू स्टोर है 255। अब आपने जब पुश किया, पुश में पहले आपने क्या करना है? पॉइंटर को डिक्रीमेंट करना है। पॉइंटर डिक्रीमेंट होने का मतलब है 205 की जगह आ जाएगा 204, और इसको हम विजुअली भी हटा देते हैं या इसे ऊपर ले जाते हैं। अब आप कहाँ पे पॉइंट कर रहे हो? 204 पे। तो आपने 25 अब अपनी करंट वैल्यू पे डालनी है, तो करंट वैल्यू आपकी 204 थी। लेट्स से कि अगर पुश को मैं उल्टा लिख दूं, पुश के स्टेप्स में अगर उल्टे करूं तो क्या होगा? अगर आपका टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर यहाँ था, पहले मैं पुश का ये वाला स्टेप करूँ, उसके बाद ये वाला स्टेप करूँ, तो वो क्या होगा? 255 को हटा के 25 डालेगा, उसके बाद टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर ऊपर चला जाएगा। तो ये उल्टा हिसाब नहीं करना, जिस तरह स्टेप्स बताए हुए एग्जैक्टली उसी तरह करना है। पहले डिक्रीमेंट करनी है उसकी एड्रेस की वैल्यू, उसके बाद उसमें वैल्यू ऐड करनी है। क्लियर हुआ? कोड के मुताबिक इंक्रीमेंट नहीं, इंक्रीमेंट तो यार क्यू में होता है। पुश के लिए और स्टैक के केस में हमेशा डिक्रीज होगा। चलो भेजो। पुश के लिए और स्टैक के केस में हमेशा डिक्रीमेंट होगा। इसके बाद अगर आप करो पुश 30, अब क्या होगा? सबसे पहले टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर यहाँ पे जाएगा 203 पे, उसके बाद यहाँ पे 30 पुश हो जाएगा। उसके बाद अगर आप करो, चलो अब पॉप सीख लेते हैं, पुश की अगर समझ आ गई है। मोहम्मद भाई कोड भेजें, फिर मैं एक बार देख लूँ।
वैसे मैं आपको इसकी मार्क स्कीम दिखा दूंगा, एटलीस्ट एएस के लेवल पे ये इसी तरह पढ़ाया हुआ है। वो अगर आप P3 के साथ मिक्स कर रहे हो तो कुछ हो सकता है डिफरेंस। एक सेकंड, प्रोसीजर पुश स्टैक पॉइंटर, स्टैक पॉइंटर। तो भाईजान उनके जरा एड्रेस की वैल्यूज देखो ना, उनकी एड्रेस की वैल्यूज नीचे से ऊपर जा रही हैं, मेरी एड्रेस की वैल्यूज ऊपर से नीचे आ रही हैं। मैं आपको रियल मेमोरी एड्रेस में पढ़ा रहा हूँ, सर ने एरे उस तरह बनाई हुई है, सर ने एरे रिवर्स में बनाई हुई है ना, ये चीज भी देखो। सही है, समझ आ गई। बेसिकली आप, अब सर ने एरे इसलिए बनाई ताकि तुम लोगों को समझ आ जाए कि आप ऊपर से पुश कर रहे हो। मैंने बनाई है मेमोरी एड्रेसेस की सेंस में कि मेमोरी एड्रेस तो हमेशा ऊपर से नीचे ही आ रहा होता है, तो स्टैक हमेशा नीचे से ऊपर जा रहा होगा। ये बात, इस बात का ध्यान रखना। अगर मेरे मेमोरी एड्रेसेस इस तरह होते ना 204 205, फिर वो ऑब्वियसली इंक्रीमेंट ही हो रहा होता। पेपर में मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ किस तरह आते हैं, ये देख लो। सर ये ऐसे पेपर तो के भूल नहीं क्वेश्चन, जाएगा बंदा के पेपर 3 में उल्टा और यहाँ पे उल्टा। क्या कह रहे हो? ऐसे तो फिर उधर कंफ्यूज नहीं हो जाएगा बंदा कि डिक्रीज करना था कि इंक्रीज करना था। ये देख लो, ये पेपर का क्वेश्चन है आपका 9618 का। या क्या एड्रेसेस लिखे मैं, या देखो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है ना। अगर लेट से अब आपके एड्रेसेस इस तरह लिखे हुए हैं 104 103 102 रिवर्स में लिखे हुए हैं, और आपको पता, आपने जाना ऊपर ही है। अब यहाँ पे आपको ऊपर जाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, +1, नहीं सॉरी, उल्टा उल्टा उल्टा। अगर उल्टा लिखा हुआ है आपके पास, लेट से यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, अब आपको ऊपर जाने के लिए क्या करना है, आपको ऊपर जाने के लिए +1 करना है। ऐड करना पड़ता इस केस में आपको ऊपर जाने के लिए आपको स्टैक में बस एक बात याद रखनी है, इसीलिए मैंने स्टार्ट में कहा था स्टैक में एक बात याद रखो, आपने नीचे से ऊपर जाना होता है मेमोरी एड्रेसेस में। तो वो काउंट फिर आप उस हिसाब से देख लेते हो क्या हो रहा है। नीचे से जब आप ऊपर जा रहे हो, यहाँ पे जा रहे हो, तो क्या करना पड़ रहा है आपको, -1 करना पड़ रहा है। अगर एड्रेसेस उल्टे लिखे हुए हैं, जो कि आई डोंट थिंक कहीं भी लिखे होंगे, लेकिन अगर लिखे हुए हैं तो क्या करना पड़ रहा है, +1 करना पड़ रहा है। इतनी सी सिंपल, बस सिंपल सी ये बात है। स्टैक में बस एक बात याद रखनी है कि नीचे से ऊपर जाना होगा आपको। सही है। तो यहाँ पे पुश के क्या 2 पॉइंट्स आगे, पॉइंटर को आपने डिक्रीमेंट करना है, उसके बाद जो भी वैल्यू है वो उस करंट मेमोरी एड्रेस पे डाल देनी है। अब पॉप देख लो, पॉप इसी का ऑपोजिट है, और इसके स्टेप्स भी ऑपोजिट हैं। पहले रिमूव करनी है वैल्यू, उसके बाद पॉइंटर को इंक्रीमेंट करना है। अगर मैं अब लिखूँ ना पॉप, पॉप से क्या होगा, आपका करंट जहां भी पॉइंटर है उसकी वैल्यू रिमूव हो जाएगी, वैल्यू इरेज हो जाएगी, उसके बाद आपका पॉइंटर इंक्रीमेंट होके अगले पे चला जाएगा। अगर मैं फिर से पॉप करूं तो वो इस करंट वैल्यू को इरेज करेगा, उसके बाद पॉइंटर को आगे ले जाएगा। अगर लेट से इन स्टेप्स को हम उल्टा कर दें, हम पहले पॉइंटर को आगे ले जाएं फिर इरेज कर दें, अब क्या इरेज हो जाएगा, अब आपकी जो वैल्यू इरेज नहीं होनी चाहिए वो इरेज हो जाएगी। तो यहाँ भी सीक्वेंस का ख्याल रखना, करंट वैल्यू को रिमूव, उसके बाद पॉइंटर को इंक्रीमेंट, और यहाँ भी आपकी वैल्यू उसके वेरिएबल में भी चेंज हो रही होगी, 205 हो जाएगी। क्लियर है? स्टैक क्लियर है? बस स्टैक इतना सही है, बेसिक स्टैक इतना ही है। इसका एक क्वेश्चन देख लो। A stack is created using a high-level language. The following diagram represents the current state of stack. The top of stack pointer points to the last item added to the stack. ये बात बताना भूल गया। अच्छा, ये लिखी हुई लास्ट एडेड वैल्यू, आपका टॉप ऑफ स्टैक होता है ना, वो हमेशा लास्ट एडेड वैल्यू पे होता है, मतलब कि जो लेटेस्ट वैल्यू ऐड हुई है। तो आपकी ओल्डेस्ट वैल्यू कौन सी होगी, ओल्डेस्ट वैल्यू वो होगी जो सबसे पहले ऐड हुई थी स्टैक के केस में, क्योंकि कई कई पूछ लेता है ओल्डेस्ट वैल्यू कौन सी। ओल्डेस्ट वैल्यू वो है जो स्टैक के सबसे नीचे है, उस जो सबसे ऊपर है वो लेटेस्ट एडेड वैल्यू है, और उसी पे आपका टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर होता है हमेशा। क्वेश्चंस देख लो, क्वेश्चंस के आंसर आप लोग बताना। टू ऑपरेशंस एसोसिएटेड आर पुश एंड पॉप। डिस्क्राइब दीज ऑपरेशंस विद रेफरेंस टू द डायग्राम। डायग्राम के रेफरेंस से आपने ये ऑपरेशन डिस्क्राइब करना। माय वेरिएबल इज इक्वल टू पॉप, बताओ इससे क्या होगा। इस डायग्राम और इस कॉन्टेक्स्ट में बताना, जनरल आंसर नहीं देना, इस कॉन्टेक्स्ट में आंसर देना।
ए पॉप होगा, दोबारा देखो। जरा ये पढ़ लो, दोबारा से पॉप के स्टेप्स पढ़ लो, और उसके बाद देखो कि टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर कहाँ पे। हाँ आपका ठीक है, लेकिन एक स्टेप आपने मिस किया है। बिल्कुल। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी आप लोग लिख सकते हो, जो वो ना भी लिखो तो खैर है, लेकिन लिख लो तो बेहतर है, कि ई विल बी, क्योंकि अगर आप देखो तो वो माई वेरिएबल में स्टोर कर रहा है। ई विल बी स्टोर टू माई वेरिएबल, ई विल बी इरेज्ड, टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर विल इंक्रीमेंट, या लिख दो मूव टू 102। इन दोनों में से कोई एक बात लिख दो। सही है। इनमें से खैर दो बातें मैं लिखी तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। मेन जो दो बातें मैटर करती थी वो आप लोगों ने बता दी हैं, कि ई रिमूव हो जाएगा और उसके बाद टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर नीचे आ जाएगा, बिल्कुल। अब पुश जी से क्या होगा, ये बात याद रखना कि अब ई रिमूव हो चुका है। खैर उससे फर्क नहीं पड़ता, पुश जी का बता दो। अगर पुश दोबारा देखना है तो देख लो। नहीं, उल्टा लिखा है। पहले टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर विल डिक्रीमेंट, उसके बाद जी विल बी स्टोर्ड एट टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर। बिल्कुल। बिल्कुल जी फिर असाइन होगा। ऑर्डर मैटर करता है ना, मैंने क्या बोला था अभी। अगर आप ये लिखते हो ना कि जी जी स्टोर हो जाएगा, उसके बाद पॉइंटर मूव होगा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जी स्टोर होगा, इसके बाद टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर यहाँ आ जाएगा। तो ये बातें सेम है। और दूसरी बात है कि टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर ऊपर जाएगा, उसके बाद जी आएगा। ये दोनों बातें सेम नहीं है। ठीक। ये चीज़ एक बार दोबारा देख लो, इसमें ऑर्डर मैटर करता है। पॉप के लिए पहले रिमूव होगा, उसके बाद इंक्रीमेंट होगा। पुश के लिए पहले डिक्रीमेंट होगा, फिर असाइन होगी। अगर उल्टा करोगे तो वो उसके ऊपर या नीचे वाली इफेक्ट हो जाएगी, वाली कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद अब ये चीज़ देख लो। Two programs use a stack to exchange data. Two programs use a stack to exchange data. Program addString pushes a string of characters onto a stack, one character at a time. Program removeString pops the same number of characters off the stack, one character at a time. The string taken off is different from the string put on the stack. बताओ वो strings different क्यों होंगे, अगर क्वेश्चन समझ आ गया। क्वेश्चन समझ नहीं आया तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो प्रोग्राम्स हैं, एक है add string, एक है remove string। add string क्या करता है, वो एक स्टैक को लेता है, उसमें बारी बारी कुछ लेटर्स डाल देता है। रिमूव क्या करता है, वो उनसे बारी बारी पॉप करवाता है। लेकिन ये ऐड स्ट्रिंग जो स्ट्रिंग इनपुट करता है, रिमूव स्ट्रिंग में जो आउटपुट हुआ हुआ स्ट्रिंग सेम नहीं है। ये दोनों सेम क्यों नहीं है, वजह। क्वेश्चन समझ में आया। अब आंसर बता दो।
चलो दिखा देता हूँ, फिर समझ आ जाएगा। बिल्कुल ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। नो। कौन मैसेज कर रहा है यार, पता नहीं, नाम नहीं लिखा रहा। हाँ हाँ सही है। देखो, अगर मैं करूँ पुश ए, पुश बी, पुश सी, मैंने उसे क्या स्ट्रिंग दिया है, ऐड स्ट्रिंग ने ए बी सी। ये कैसे पुश होंगे? ए यहाँ पे आएगा, बी यहाँ पे आएगा, सी यहाँ पे आएगा। अब रिमूव स्ट्रिंग बारी बारी इनको रिमूव करके अपने अंदर स्टोर करना चाहता है ना, वो करेगा पॉप पॉप पॉप, और वो स्ट्रिंग्स को सेव कर रहा होगा। पहला पॉप करेगा क्या आएगा, सी आएगा। दूसरे पॉप पे क्या आएगा, बी आएगा। तीसरे पॉप पे क्या आएगा, ए आएगा। आपने इनपुट क्या दिया था, ए बी सी, आपको आउटपुट क्या मिला, सी बी ए। क्यों मिला? क्योंकि ये लीफो पे काम करता है। इसका ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ आप सबसे एंड में पुश करते हो वो सबसे पहले आपको पॉप में मिल जाती है, इसलिए उसका ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। समझ रहे हैं? यार लिखूं नहीं, ऑर्डर ऑपोजिट, लीफो। बस ये इलाबरेट कर देना इन दोनों बातों को। हम्म, बस लीफो की वजह से उसका ऑर्डर ऑपोजिट हो जाता है। बेसिक स्टैक आपकी होगी, इसके बाद क्यू कर लें, लिंक लिस्ट कर लें, उसके बाद स्टैक को लिंक लिस्ट के साथ करना सीख लेंगे। तो अब आ जाते हैं हम क्यू पे। क्यू का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो चीज सबसे पहले अंदर जाएगी वही सबसे पहले बाहर आएगी। तो अब अगर आप क्यू को देखो, लेट से ये एक बंदा है, दूसरा बंदा, तीसरा बंदा, ये काउंटर पे खड़े हैं, ये चौथा बंदा, ये पांचवा बंदा। बीच में नहीं नहीं, सूडो कोड नहीं आता। सूडो कोड सिर्फ एक छोटा सा आता है, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, वो लिंक लिस्ट का आता है। सिर्फ नोड बनाने का सूडो कोड आता है कि नोड कैसे बनाते हैं, और कुछ भी नहीं आता। अब क्यू में क्या हो रहा है, क्यू में आपके पास दो पॉइंटर्स होना जरूरी होते हैं। एक होता है आपका हेड पॉइंटर, कभी उसे हेड पॉइंटर कहा होगा, कभी उसे फ्रंट पॉइंटर कहा होगा। मतलब कि उसका कोई ना कोई नाम होगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये टॉप पॉइंटर है। हेड पॉइंटर उसकी तरफ पॉइंट कर रहा होता है कि जिस वैल्यू ने आप एग्जिट करना है। और एक होता है टेल पॉइंटर, इसे टेल पॉइंटर भी कहते हैं, इसे रियर पॉइंटर भी कहते हैं, इसे लास्ट पॉइंटर भी। मतलब कि वो हर जगह हर कॉन्टेक्स्ट में नाम डिफरेंट होगा, लेकिन मतलब उसका एक ही है कि ये लेटेस्ट वैल्यू है। अब आपको दो पॉइंटर्स रखने की जरूरत क्या है यहाँ पे? स्टैक में तो हमने एक पॉइंटर रखा था। यहाँ पे एग्जिट पॉइंट ये है, एंट्री पॉइंट पीछे की तरफ। अब आपको दो पॉइंटर्स चाहिए, क्योंकि अगर आपने एंट्री करानी है तो आपको पता है कि आप पिछले पॉइंटर से एंट्री कराओगे, टेल या रियर पॉइंटर से। और अगर आपने एग्जिट कराना है तो आप हेड पॉइंटर्स के फ्रंट पॉइंटर से एग्जिट कराओगे। ये बात समझ में आई? पॉइंटर्स दो क्यों है? डिफरेंट पॉइंट्स फॉर एंट्री एंड रिमूवल। हाँ, क्यू एक तरह से दोनों साइड ओपन साइडेड होती है, ये कह सकते हो, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। मतलब कि अगर आप देखो ना अपनी स्टैक को, स्टैक कुछ यूं बंद सा होता है, उसमें इधर से एंट्री होती है, इधर से ही रिमूवल होता है। क्यू आप ऐसा कह लो कि दोनों साइड से ओपन है। यहाँ से रिमूवल है, यहाँ से एंट्री है। तो आपको ये पॉइंट भी मार्क करना है कि एंट्री कहाँ से करनी है, ये पॉइंट भी मार्क करना है कि रिमूवल कहाँ से करना है। बिल्कुल ओपन सिलेंडर की तरह। क्लियर हुई ये बात? इसलिए आपको दो पॉइंटर्स चाहिए। इन पॉइंटर्स को आप हेड पॉइंटर भी कहते हो, अलग अलग नाम है अलग अलग पेपर्स में, लेकिन यूजुअली हेड टेल या फ्रंट रियर ही कहते हैं वो। लेकिन आपको वो उस पॉइंट पे समझ आ जाता है कि कौन सा किसकी बात कर रहा है, नाम से क्लियर हो जाती है वो बात। हेड पॉइंटर क्या है? फर्स्ट एडेड वैल्यू है जो कि अबाउट टू बी एग्जिट, अबाउट टू बी रिमूव्ड। टेल पॉइंटर क्या है? न्यू एंट्री। न्यू एंट्री टेल पॉइंटर से होगी। यार कैसी बातें पूछ रहे हो?
थोड़ी बहुत आती है, मतलब समझ आ जाती है, 1-2 लफ्ज़ आते हैं। नहीं, नॉर्थ वाले सारे पठान नहीं होते, लेकिन थोड़ी बहुत समझ आ जाती है, थोड़ी बहुत मतलब बोलने के लिए 1-2 लफ्ज़ आ जाते हैं। अच्छा जी। अच्छा, तो क्यूज़ में आपके पास फिर 2 प्रोसीजर्स आ जाते हैं। 2 प्रोसीजर्स कौन से हैं? ऐड आइटम, रिमूव आइटम। पुश पॉप ही हैं लेकिन डिफरेंट हैं थोड़े से। ऐड आइटम का क्या मतलब होता है? ऐड आइटम का मतलब होता है कि टेल पॉइंटर इंक्रीमेंट करता है आपका और उसके बाद जो भी गिवन वैल्यू है वो ऐड हो जाती है। ये मैं आपको बताऊँगा, अभी थोड़ा-सा तेज़ चल रहा हूँ। रिमूव आइटम क्या करता है? हेड पॉइंटर को डिक्रीमेंट करता है और कुछ भी नहीं करता। अब एक चीज़ देख लो, ये लेट्स से आपकी क्यू है व्हिच इज़ ओपन यार व्हाई? अच्छा, ओपन ऑन बोथ एंड्स। यहाँ पे है आपका हेड पॉइंटर, यहाँ पे है आपका टेल पॉइंटर और इनके दरमियान में वैल्यूज़ हैं ए, बी, डी, ई, जी। ठीक है? अब अगर आपने कोई वैल्यू ऐड करनी है तो आप क्या करोगे? जैसा स्टैक में आप करते थे लेकिन थोड़ा-सा डिफरेंट। टेल पॉइंटर को आप इंक्रीमेंट करोगे और अब जहाँ पे टेल पॉइंटर पॉइंट कर रहा है वहाँ पे आप एक वैल्यू ऐड कर सकते हो, लेट्स से एफ। हाँ, चलो एड्रेस भी बना लेते हैं 100, 101, 102, 103, 104, 105। टेल पॉइंटर आपका इंक्रीमेंट हो गया। पहले 104 पे था टेल पॉइंटर और हेड पॉइंटर है आपका 100। टेल पॉइंटर आपका इंक्रीमेंट होगा 105 पे चला जाएगा और उसके बाद टेल पॉइंटर जहाँ भी पॉइंट कर रहा है वहाँ पे आप वैल्यू डाल सकते हो। ठीक हो गया? हेड पॉइंटर का थोड़ा इंटरेस्टिंग काम है यहाँ पे। हेड पॉइंटर वैल्यू को रिमूव नहीं करता, हेड पॉइंटर बस खुद ब खुद नीचे चला जाता है। क्यू जो है ना, क्यू में वैल्यू रिमूव नहीं होती कभी भी। क्यू उस वैल्यू को बस भूल जाता है। क्यू कहता है बस ठीक है तुम आगे जाओ, हम नीचे आ जाते हैं। ये वैल्यू यहाँ से अब रिमूव हो चुकी है, क्यू क्यू से रिमूव हो जाएगी क्योंकि आपकी क्यू यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन वो मेमोरी एड्रेस से रिमूव नहीं हुई, मेमोरी एड्रेस के अंदर वो पड़ी रहेगी ये वैल्यू। ये बात याद रखना। इसलिए रिमूव आइटम सिर्फ हेड पॉइंटर को सॉरी डिक्रीमेंट नहीं, इंक्रीमेंट यहाँ भी लिखता हूँ। हेड पॉइंटर आपका इंक्रीमेंट हो जाता है, अगले उस पे आ जाता है, पिछले को भूल जाता है। ये क्यू से बाहर हो चुकी है लेकिन मेमोरी एड्रेस में एग्जिस्ट करती है। ये कब खत्म होगी? ये तब खत्म होगी जब कोई नई वैल्यू इसके ऊपर ओवरराइट हो जाए। और कुछ केसेस में क्यूज सर्कुलर होती है ना। सर्कुलर क्यूज का क्या मतलब है? सर्कुलर क्यूज का ये मतलब है कि जैसे ही यहाँ पे जगह खत्म होगी ये वापस चला जाएगा, हेड पॉइंटर आपका ऊपर चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा और इस वैल्यू को ओवरराइट कर देगा, जी कर देगा। हाँ, ये P2 में आता है ये सब। लेट से आपकी क्यू यहाँ पे आके खत्म हो रही है, ठीक है? 105 पे आपकी क्यू खत्म हो रही है और अब मैं कहता हूँ कि मैंने एक और चीज़ ऐड करनी। तो मैं जैसे ही कुछ ऐड करूँगा ना, ये टेल पॉइंटर यहाँ से उठेगा, यहाँ पे आएगा, इसे कहते हैं सर्कुलर क्यू ना, और इस वैल्यू को ओवरराइट कर देगा। लेट्स से मैंने ऐड आइटम जी किया था, तो टेल पॉइंटर अब हेड पॉइंटर के ऊपर चला गया क्योंकि ये एक सर्कुलर क्यू है। सर्कुलर का यार कॉन्सेप्ट है बस। नहीं, ये मैंने अभी नीचे क्वेश्चन देखा है नहीं इसलिए कह रहा हूँ, क्वेश्चन में दिखा दूंगा। सर्कुलर का कॉन्सेप्ट है इतना सा कि जैसे ही आपकी क्यू नीचे खत्म हो जाए तो आप वापस ऊपर चले जाते हो। यार B3 में तो बहुत डिटेल में ना, यहाँ पे बस इतना सही कॉन्सेप्ट है कि आपकी टेल अगर खत्म हो जाए तो आप टेल को वापस टॉप पे लेके जा सकते हो। यहाँ तक क्लियर है? ऐड आइटम क्या करता है? टेल पॉइंटर को इंक्रीमेंट करके उस जगह पे वैल्यू डाल देता है। रिमूव आइटम उसको रिमूव नहीं करता, बस हेड पॉइंटर को आगे ले जाता है। तो आपकी क्यू टेक्निकली नीचे आ रही होती है, ऊपर वैल्यूज जो है वो फिर खत्म नहीं हो रही होती लेकिन ओवरराइट की जा सकती है। देखो, टेल पॉइंटर तब इंक्रीमेंट करेगा जब आपने कोई वैल्यू ऐड करनी है। वैल्यू ऐड करने से जरा ये इनकी दोनों की डेफिनेशंस पढ़ लो। टेल पॉइंटर की डेफिनेशन है लास्ट एडेड वैल्यू, हेड पॉइंटर की डेफिनेशन है फर्स्ट एडेड वैल्यू। अगर आपने एक चीज नई ऐड करनी है तो नई चीज एंड से ऐड होगी। उससे किसी ऊपर वाली चीज को फर्क नहीं पड़ेगा कि ऊपर वाली चीज जो कि सबसे पहले ऐड हुई है उसको फर्क नहीं पड़ना चाहिए।
मतलब ऐड और रिमूव में ऐड, हाँ, लेकिन ऐड में कोई और पॉइंटर रिमूव ऐड होता है, और ऐड कह रहा हूँ, ऐड आइटम में हेड आपका इंक्रीमेंट होता है, और रिमूव में क्या बोलता हूँ, क्या यूज कर देते हो, हाँ, इंडिपेंडेंट कैपेसिटीज में होता है, बिल्कुल। नहीं, ये अभी हम बात कर रहे हैं क्यू की, हम स्टैक की बात नहीं कर रहे। क्यू में टॉप से बॉटम में जा रहे होते हैं हम, सिर्फ स्टैक में हम बॉटम टू टॉप जा रहे होते हैं, क्यू में हम टॉप से बॉटम जा रहे होते हैं। ये जो पहली वैल्यू है, ये सबसे पहले ऐड हुई थी, उसके बाद ये दूसरी वैल्यू, उसके बाद तीसरी वैल्यू। एक बार चलो मैं स्टार्ट से ऐड करके दिखा देता हूँ, कि ये रिमूव नहीं करना चाहिए था। अच्छा चलो यही कर लेते हैं। सबसे पहले आपका हेड पॉइंटर भी टॉप पे है, टेल पॉइंटर भी टॉप पे है, ठीक है, क्योंकि अभी आपकी क्यू में कोई वैल्यू नहीं। मैं कहता हूँ ऐड आइटम 20। ऐड आइटम 20 से क्या होना चाहिए, टेल पॉइंटर इंक्रीमेंट होना चाहिए, हेड पॉइंटर अपनी जगह पे रहेगा, टेल पॉइंटर इंक्रीमेंट होगा और वहां पे वो वैल्यू स्टोर कर देगा। लेट्स से टेल पॉइंटर अभी ये दोनों थोड़े ऊपर होते हैं ना, 100 पे भी नहीं होती, ये 0 पे होते हैं। टेल पॉइंटर इंक्रीमेंट करेगा खुद को, और पहली वैल्यू तो हेड पॉइंटर भी इंक्रीमेंट करेगा, और यहाँ पे वैल्यू स्टोर हो जाएगी 20। थोड़ा सा इसे चेंज करते हैं ऐसे। अरे, क्यों इतना तंग करता है। और ये आपका हेड पॉइंटर, क्योंकि ये फर्स्ट एडेड वैल्यू। उसके बाद क्या होगा, अब लेट्स से मैं कहता हूँ ऐड आइटम 30। अब हेड पॉइंटर कुछ भी नहीं करेगा, हेड पॉइंटर को फर्स्ट वैल्यू मिल चुकी है जहां पे उसे होना चाहिए, टेल पॉइंटर इंक्रीमेंट कर जाएगा। टेल पॉइंटर नीचे आएगा और यहाँ पे वैल्यू ऐड कर देगा 30। हेड पॉइंटर अपनी जगह पे रहेगा, क्योंकि हेड पॉइंटर को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। अब अगर मैं कोई और वैल्यू ऐड करूँ, वो उसके पीछे पीछे आती जा रही है ना वैल्यूज 40, तो क्या होगा, टेल पॉइंटर अपनी जगह से नीचे जाएगा और वहां पे वैल्यू ऐड कर देगा। जैसे एक लाइन नहीं लग जाती लोगों की, इसी तरह यहाँ पे नंबर्स की या वैल्यूज की लाइंस लगती हैं। क्लियर हुई बात। हेड पॉइंटर इक्वल टू टेल पॉइंटर होने का मतलब होता है कि ये एक ही वैल्यू है आपके पास, एम्प्टी नहीं होता उसका मतलब। एम्प्टी तब होता है जब हेड पॉइंटर टेल पॉइंटर दोनों 0 हो। अगर वो दोनों सेम वैल्यू पे है ना, अगर हेड पॉइंटर और टेल पॉइंटर यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि सिर्फ एक ही वैल्यू आपकी क्यू में, वो है 20। अब लेट्स से कि मैं एक वैल्यू रिमूव करना चाहता हूँ। रिमूव करने का कॉन्सेप्ट क्या है, आपने पढ़ा है फीफो, जो चीज़ सबसे पहले आई है वो चीज़ सबसे पहले निकलनी चाहिए। सबसे पहले जो वैल्यू आई है उसको कौन डिनोट कर रहा है, हेड पॉइंटर डिनोट कर रहा है। तो आप हेड पॉइंटर को इंक्रीमेंट करोगे जब आपने कुछ रिमूव करना है। अगर मैं रिमूव करूंगा ना, रिमूव आइटम, तो रिमूव आइटम से हेड पॉइंटर नीचे आ जाएगा, वो इस वैल्यू को भूल जाएगा, आपकी टोटल क्यू सिर्फ 30 और 40 इतनी सी होगी। आपकी टोटल जो क्यू है ना, वो हेड पॉइंटर और टेल पॉइंटर के दरमियान में होती है। क्लियर हुआ। रिमूव नहीं होगा, वो अपनी जगह पे रहेगा, वो बस आपकी